students, today we'll continue with the p block elements. In the last video we discussed about some general properties of the p block element and today we will further continue with those properties. तो आज हम स्टार्ट करेंगे with the electronegativity. ऑफ दी 15th ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बार दोबारा से लिख लेते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट्स। व्हाट आर द 15th ग्रुप एलिमेंट्स? स्टार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक एंड देन एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये आपके पास 15th ग्रुप एलिमेंट्स हैं एंड वी नो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। इतना पता होना चाहिए आपको कि व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एंड अब देखो इसमें खाली आपको एक कंसेप्ट नहीं रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज और व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे क्वेश्चन आ सकता है out of nitrogen and phosphorus which is more electronegative and why? Then answer will be nitrogen is more electronegative due to the small size. बस इतना ही करना है, फालतू बहुत ज्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ही रहेगा। ऑल्दो अक्रॉस द पीरियड अगर बात करें चलते हैं यहाँ से, ये आपके पास after nitrogen oxygen then fluorine and then neon। तो across the period continuously electronegativity बढ़ती ही चली जाएगी। नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। ऑल्दो नियोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है एंड बिकॉज नियोन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है ये कोई इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे टेबल में फ्लोरीन नंबर 1, नंबर 2 पर ऑक्सीजन एंड नंबर 3 पर नाइट्रोजन। ये पहले भी +1 तक हो चुका है कई बार। ठीक, बस पता होना चाहिए आपको कि 3 मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन और सॉरी नाइट्रोजन, एंड दे मेक H बॉन्ड। दैट्स व्हाई दे मेक H बॉन्ड बिकॉज़ दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, चलो यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कांसेप्ट इतना ही रहा। अब आगे स्टार्ट कर देते हैं विद द मेटेलिक कैरेक्टर। The metallic character of the 15th group. Again you write nitrogen, बार-बार लिखेंगे तो आपको माइंड में फिक्स हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। एंड मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? The metallic character means tendency to lose electron. Metallic character means tendency to lose electron, and we know as we move down the group due to the increase in size of atom the tendency to lose electron becomes increases। so जैसे जैसे मूव डाउन करोगे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी these are metalloid, and bismuth is metal because of its large size it can lose electrons easily, that's why bismuth is metallic in nature। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। क्वेश्चन आ सकता है that increase और increase मतलब arrange the elements in the order of increasing or decreasing metallic character, यही जाएगा। नाइट्रोजन से ज्यादा मेटालिक, फास्फोरस से ज्यादा, आर्सेनिक से ज्यादा मेटालिक, एंटीमनी एंड द बिस्मथ इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर में। इसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर? आप मेल्टिंग पॉइंट, 15th ग्रुप का एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट। नाउ फर्स्ट ये पता करें कि क्या ऑर्डर है। वी शुड नो ऑन विच फैक्टर द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स। देखो मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो डिपेंड इस फैक्टर पर करता है कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। क्या ध्यान दो आप, मेल्टिंग किस चीज की होगी? द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। तो जो सब्सटेंस
सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा उसी की मेल्टिंग होगी, देन वी इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट। और जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, मान लो आपने केवल नाइट्रोजन ही लिया है, मान लो मे बी कि आपने केवल फास्फोरस ले लिया है, तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब आपने मान लो फास्फोरस लिया है, तो क्या होगा, फास्फोरस 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 के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बनेगी। अब ये बॉन्डिंग किस चीज पर डिपेंड करती है, दिस बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे दे ओवरलैप, उनकी क्या हो जाएगी, आपस में ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और उससे बॉन्ड बनेगा, और उससे जितना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट भी आपका हाई होगा। सो द मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड वी नो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होने से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल इजीली फॉर टू मेक अ बॉन्ड, एंड बिकॉज दे विल मेक बॉन्ड इजीली द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग एंड मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज। दिस इज द रीजन that when we move from nitrogen towards up to the bismuth antimony, the melting point starts to increase and always increases, but थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा यहाँ पर एक आ जाता है एक्सेप्शन, बिस्मथ का मेल्टिंग पॉइंट उतना इंक्रीज नहीं होता है और यहाँ थोड़ा सा स्लाइड डिक्रीज होता है। व्हाई? रीजन ये होता है कि जो बिस्मथ है उसमें होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? सी, कल हमने डिस्कस किया था कि जब साइज के मामले में कि बिस्मथ में, कल की वीडियो अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता तो कल का वीडियो देखना पहले एक बार आप, हमने कल डिस्कस किया था कि बिस्मथ में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स व्हिच हैव ओवर शील्डिंग इफेक्ट, द इनर्ट पेयर इफेक्ट डेवलप्स। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो बिस्मथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6s2 6p3। ये जो 6s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। इट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाई द बिस्मथ शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द d and f orbital which have over shielding effect, the effective nuclear charge increases, and due to this increase in effective nuclear charge, electrons of s orbital do not take part in the process of bonding, and because these two electrons are inert, that's why this effect is known as inert pair effect. अब ये सेम केस हो गया बिस्मथ में, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, because in the bismuth due to the inert pair effect less number of electrons are available for the bonding, that's why bismuth has slightly less melting point। ठीक है, तो बिस्मथ के मेल्टिंग पॉइंट के डिक्रीज होने का रीजन उसकी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ की मैक्सिमम प्रॉपर्टी के पीछे कहीं ना कहीं उसके इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल होता है। ठीक, चलो इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सो आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट विल स्टार्ट विद द बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट विल स्टार्ट विद द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? देखो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज की होगी? बॉइलिंग होती है जो चीज लिक्विड में प्रेजेंट हो। लिक्विड, इसका मतलब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जो है उसमें बॉन्डिंग होती है जो वो लिक्विड पार्टिकल के बीच में होती है। अब जो लिक्विड का बॉन्ड होता है वो कौन सा होगा? देखो जो आपके ना सॉलिड वाला बॉन्ड होता है वो बनता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स की जो एक ओवरलैपिंग है, बट इन द लिक्विड पढ़ा होगा आपने +1 में, लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में कौन सी अट्रैक्शन होती है? वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड इज वंडर वॉल। वहां कोई कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, देयर विल बी अ वंडर वॉल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। तो अगर आपके पास N2 मींस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ है, और अगर ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे कि N2 लिक्विड होती भी है, तो N2 यहाँ फास्फोरस P4 होता है,
इनके N2, दूसरा N2, तीसरा N2 मींस अगर लिक्विड की फॉर्म में है तो इनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होती है? बॉन्डिंग नहीं होगी। बॉन्डिंग होती है इन द केस ऑफ सॉलिड। लिक्विड में क्या होगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पढ़ चुके हैं +1 में, और वो अट्रैक्शन होगी वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द पार्टिकल्स और बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ लिक्विड। अब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जैसे जैसे वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसीलिए बहुत सिंपल केस है, जब आप नाइट्रोजन से टुवर्ड्स द बिस्मथ, नो एक्सेप्शन इज हियर, जब आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ मूव करोगे लगातार बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगातार वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, व्हाई? ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये रहा इसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक, आफ्टर दिस यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि इन नॉर्मल स्टेट अंडर द नेचुरल कंडीशंस nitrogen is present as gas but phosphorus is present as solid. Why? Means same group के element है but one is in gas form and second is present in the solid form. What is the probable reason for this? तो उसका reason यही है, because of the small size of the nitrogen there is weak van der Waals force of attraction. That's why it is present in the gaseous form in the natural condition. But in the phosphorus देखो नाइट्रोजन में केवल 2 ही एटम है, N2 मींस ये 2 एटम, तो दूसरा N2 और स्मॉल साइज। फॉस्फोरस में एटम भी 4 हैं और बड़े बड़े भी हैं, तो ये 4, ये इधर से ये दूसरा फॉस्फोरस, और बहुत सारे फॉस्फोरस होंगे ऐसे, इनके बीच में वंडर वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। So due to the strong van der Waals force of attraction between the particles of phosphorus, it is present in the solid state. Okay. Now, after this, we'll continue with the anomalous behavior of the nitrogen here. Although, what is anomalous behavior? जो behavior सबसे अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? Anomalous behavior. Anomalous behavior. Now देखो कोई भी एलिमेंट हो, अपने पीरियड का फर्स्ट मेंबर जो होगा वो हमेशा फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वो हमेशा अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करूँ, सभी के सभी बना दूँ, जो हमारे पास 15, 16, 17 ग्रुप हैं, 15 ग्रुप, 16, 17 एंड 18। अब देखो यहाँ तो नाइट्रोजन आ गया, नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन। ठीक, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट मेंबर होगा अपने ग्रुप का, मींस इस ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है, इस ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है, और इस ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है। द फर्स्ट मेंबर विल शो सम डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स। दैट्स व्हाई, उनको बोल दो, दैट्स व्हाई इनके यहाँ पर चेंज जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी बाकी सभी एलिमेंट से अलग होगी। दिस इज द रीजन दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ द each group will show some difference in their properties and it shows anomalous behavior. It shows anomalous behavior. ठीक है, अब अगर बात करें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन कि इनका anomalous behavior क्या है, तो देखो anomalous behavior is small size, क्योंकि पहला एलिमेंट है, यहाँ केवल 2 ही शेल्स होंगे, स्मॉल साइज। सेकेंड, क्योंकि देखो वैसे सभी प्रॉपर्टीज इसकी वजह से ही डेवलप होती हैं। सेकेंड विल बी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई
electronegativity, it is the second property, anomalous behavior. Third, high enthalpy of ionization, ये भी होगी क्योंकि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है. एंड फोर्थ विल बी एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो d ऑर्बिटल भी अवेलेबल नहीं होंगे. ये सब anomalous behaviors हैं. इट मे बी ए क्वेश्चन इन द लाइक MCQ, वहां पर उन्होंने A B C D करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. एक लिख दिया स्मॉल साइज, एक लिख दिया हाई एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एक लिख दिया एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और यहाँ कुछ और लिख दिया. वो कहेगा बताओ इनमें से कौन सा बिहेवियर एनोमलस नहीं है. तो वो आपको अगर चारों पता होंगे तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा बिहेवियर एनोमलस नहीं है. आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है कि व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर. वो क्रैम करोगे तो फिर वो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक, अब यहाँ अब हम स्टार्ट कर देते हैं नाइट्रोजन की एक बहुत ही पर्टिकुलर टेंडेंसी कि नाइट्रोजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है. ये हमें आज डिस्कस करना है. व्हाट इज पी पाई बॉन्ड एंड व्हाई ओनली द नाइट्रोजन इज एबल टू मेक पी पाई बॉन्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन इज एबल टू मेक मल्टीपल पी पाई bond. Now question is what is first of all, ये बात तो बाद में करते हैं हम कि why the nitrogen is able to make this bond and other elements why they are not able to, but what is p pi bond वो डिस्कस करते हैं. देखो ये आपके पास N2 है. ठीक, अगर हम N2 की स्ट्रक्चर बनाए बॉन्ड वाली तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है. एंड इन द +1 हमने कर चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड कैसे होंगे, पाई बॉन्ड होंगे. ठीक, और ये पी पाई बॉन्ड क्यों है? पाई बॉन्ड तो पता लग गए हैं कि पी पाई क्यों है. देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में क्या जाएगी, आउटर मोस्ट 2s2 2p3. ठीक, अब देखो एक नाइट्रोजन तो ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन ये, यहाँ पर भी क्या आया 2s2 2p3. इसको बना दो आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में. s में 2 आ गए एंड p में 3 1 2 3. ऐसे ही यहाँ पर 1 2 और ये p में 3 1 2 3. एंड वी नो एक कोवलेंट बॉन्ड चाहे वो सिग्मा हो या पाई हो कब बनता है, जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो. तो ये हाफ फील्ड ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे सिग्मा बना देंगे. ये ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बनाएंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये भी पाई ही बनाएंगे. ठीक है, अब देखो ये तो 2s था, ये क्या है 2p, ये 2s था, ये क्या है 2p. अब ये पाई बना है 2p के बीच में बना है. दैट्स व्हाई, क्योंकि नाइट्रोजन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पाई p और p ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नोन एज मल्टीपल p पाई बॉन्ड. 2 पाई p पाई बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर. ठीक, तो ये समझ आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज p पाई बॉन्ड. वो पाई बॉन्ड जो p एंड p ऑर्बिटल के बीच में बनता है उसे बोलते हैं हम p पाई बॉन्ड. अब क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये कि केवल नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप में जो मल्टीपल p पाई बॉन्ड बना सकता है. फास्फोरस नहीं बना सकता. और उसका एग्जांपल देखो कैसे होता है. नाइट्रोजन तो देखो ये रहा आपके पास, बट फास्फोरस की जो फार्मूला है वो P4 होता है. और कैसे बनता है फास्फोरस, नाइट्रोजन N2 ऐसे बना. फास्फोरस का फार्मूला P4 है. एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस और ये, और सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड बना ही नहीं है. इन द फास्फोरस देयर इज नो पाई बॉन्डिंग. अब क्वेश्चन है कि व्हाई. तो उसका रीजन ये है कि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है. अब वीक बॉन्ड को एग्जिस्ट करने के लिए, ताकि वो कुछ थोड़ा तो स्टेबल हो, कुछ तो स्ट्रॉन्ग हो, एक इफेक्टिव या लार्ज ओवरलैपिंग की जरूरत पड़ती है. एंड यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि हमेशा ओवरलैपिंग स्मॉल ऑर्बिटल्स में ज़्यादा होगी. लार्ज ऑर्बिटल्स में इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, वहाँ ओवरलैपिंग कम होती है.
So because in the nitrogen small 2p is present, but in the phosphorus a large 3p and इसके नीचे 4p 5p 6p present होंगे. Because in the nitrogen small size p orbitals are present, they can overlap effectively. That's why they will make multiple p pi bond. Phosphorus will not be able to form multiple p pi bond because the size of the p orbital is large, and due to this large size they will not be able to overlap effectively and the bond will be weak. अगर बन भी गया तो बहुत वीक होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, चलो अब इससे फिर एक क्वेश्चन अराइज और भी होता है कि इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जो बनेगा उसका आंसर वैसे यही होगा. कंसेप्ट जो ये है वही कि जो आपके पास N2 है और जो P4 है, N2 में मल्टीपल बॉन्ड है पर P में सिंगल बॉन्ड है. क्यों? Why the nitrogen is present as N2 and phosphorus is present as P4? ये भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो उसका रीजन होगा कि because of the tendency of nitrogen to make multiple p pi bond, it is present in the diatomic state N2, क्योंकि ये multiple p pi bond बनाएगा. But phosphorus can't make multiple p pi bond. It makes only single bond. That's why it is present like a P4. ठीक है. और इसी के साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नाइट्रोजन है इसमें डी पाई बॉन्ड नहीं बनता. उसका रीजन क्या है? और दो हमने भी किया है नॉर्मलस बिहेवियर में, और वहां से आप चाहो तो आपको समझ आया है तो आंसर पिक कर सकते हैं, बट अब इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, लिखा हुआ था नॉर्मलस बिहेवियर में वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो कैसे बनाएगा डी पाई बॉन्ड? चलो देखो कैसे फास्फोरस में बनता कैसे है और नाइट्रोजन में कैसे नहीं बनता वो देखते हैं. फर्स्ट मैं फास्फोरस से प्रूव करता हूं तो उससे समझ आएगा कि नाइट्रोजन में क्यों नहीं बनना है. फास्फोरस के लास्ट में क्या होगा? 3s2 3p3. ठीक, इसको बनाओ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर. s में 2 आ गए और p में कितने आ गए? 3. 1 2 3. फिर देखा जाए तो देखो यहाँ पर केवल 3 ही हैं सिंगल हाफ फिल ऑर्बिटल. फिर तो केवल 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए थे, और क्या बनना चाहिए था आपका? PCl3. बट बनता क्या है? PCl5 भी बनता है. और PCl5 कैसे बनेगा? देखो यहाँ दोबारा से +1 का टॉपिक आ गया है जो हमने किया था 4th चैप्टर में इन द हाइब्रिडाइजेशन. ये 3s और 3p के आगे देखो उसी शेल में एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है. वो कौन सा है? 3d. खाली पड़ा हुआ बिल्कुल, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा. तो एक Cl यहाँ आया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. 1 2 3 4 5. तो एक Cl यहाँ करते करते इस तरीके से PCl5 बन जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन में तो ठीक है, पॉसिबल है, सॉरी फास्फोरस में, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? 2s2 2p3. चलो बना दो आप. s2 में ये हो गए और p में 1 2 3 1 2 3. ये 2s है, ये 2p है, बट 2d होता ही नहीं. तो p से आगे d ऑर्बिटल खाली ही नहीं है ही नहीं है, खाली भी नहीं है और है भी नहीं. इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वहां पर ट्रांसफर नहीं कर सकता. यही रीजन है कि इसमें p पाई बॉन्ड तो बन सकता है बट d पाई बॉन्ड नहीं बन सकता. और फास्फोरस में पॉसिबल है, क्योंकि देखो इस फास्फोरस में d में इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा फास्फोरस होगा वहां पर भी d में इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके d पाई बॉन्ड बना देंगे. तो फास्फोरस में तो देखो d पाई पॉसिबल है. वाई क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इस चैप्टर में, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे. बहुत बड़ा चैप्टर है ये. तो फास्फोरस में तो d पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल, बट इन द नाइट्रोजन d पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. ठीक, चलो. और इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो. द लास्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन
state. Now see, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. देखो इस ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के +5 तक वेरी करती है। -3 से लेकर के +5 तक। -3 का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इनके आउटर मोस्ट में क्या होता है, सब कोई भी देख लो, यहाँ पर 2s2 2p3 3s2 3p3, तो यहाँ पर 6s2 6p3। अब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? s में 2p में 3 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो है ही है। अगर गेन करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो मिनिमम पॉसिबल है वो -3 है। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? इतने आउटर में प्रेजेंट है, और कितने प्रेजेंट है? 5। तो लूज मैक्सिमम 5 कर सकते हैं, गेन मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, इसीलिए -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। इसका देखो लिंक अभी जो मैंने बताया था उसी से ही है कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। तो उसका रीजन ये है क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ओनली द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द p आर इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन के केवल p के इलेक्ट्रॉन्स ही तो बॉन्डिंग में अवेलेबल हैं, वही लूज या गेन होंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। या तो ये 3 लूज करेगा या 3 गेन करेगा, बस इससे ऊपर नहीं होगा। और नाइट्रोजन के बाद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मींस फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और +5 भी शो करेगा, जैसे कि PCl3 भी होता है और PCl5 भी, बट PCl5 विल बी मोर स्टेबल। क्यों? बिकॉज द phosphorus is more stable in its high oxidation state. The stability of the high oxidation state, higher oxidation state increases when we move down the group. तो नाइट्रोजन के बाद +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी, बट एक्सेप्शन इज हियर इन द बिस्मथ। इन द बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, यहाँ +3 अवेलेबल है और ये +1 में कर चुके हैं। ये कंसेप्ट भी हो चुका है जो आपने 13th ग्रुप और 14th ग्रुप किया था कि हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा ग्रुप का वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉसिबल होगा। जैसे कि अगर बात करूं तो BiCl5 और BiCl3 दोनों बनेंगे, बट यहाँ BiCl3 विल बी मोर स्टेबल। इसको ऐसे लिखते हैं हम, Bi इन ब्रैकेट्स रो नंबर 5, Bi इन ब्रैकेट्स रो नंबर 3, ये मोर स्टेबल होगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि बिस्मथ के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए जो बिस्मथ है वो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैंने अभी कहा था आपको कि बिस्मथ की ज्यादातर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनर्ट पेयर इफेक्ट से लिंक होता है। ठीक, तो यहाँ इसका आंसर ये आ गया आपके पास। मैं जितने भी क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये करता रहूंगा इस वीडियोस में, इन्हीं में से ही कोई ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे एंड इट इज हाईली प्रोबेबल कि इस चैप्टर में से 10 मार्क्स तक की आपकी मार्किंग हो जाए बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक, तो यही क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो आज हमने ये सारा कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि कैसे जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की हाई है, डाउन द ग्रुप जाते हुए कम होती चली जाएगी। मेटेलिक जो मेल्टिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ता रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री अवेलेबल होते रहते हैं। बट बिस्मथ के केस में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कम अवेलेबल होते हैं, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है वंडरवॉल के ऊपर, और वंडरवॉल किस पे डिपेंड करेगा? साइज के ऊपर। तो डाउन द ग्रुप चलते हुए वंडरवॉल बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि जो नाइट्रोजन है वो गैस की फॉर्म में है क्योंकि उसमें क्या है? वीक वंडरवॉल। P4 में क्या है? स्ट्रॉन्ग। P4 मतलब कि फास्फोरस जो है सॉलिड स्टेट में है क्योंकि उसका वंडरवॉल कैसा है? स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल है। देन वी आल्सो डिस्कस कि जो आपका
नाइट्रोजन है वो मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बना रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द p ऑर्बिटल इट कैन ओवरलैप इफेक्टिवली. दैट्स व्हाई इट इज एबल टू मेक अ स्ट्रॉन्ग p पाई बॉन्ड. Phosphorus can't make p pi bond because of its large size. The overlapping will not be effective. But nitrogen can't make d pi bond because it does not have the d orbital. But phosphorus can make d pi bond because it has the vacant d orbital. Then we also in the last in this segment of oxidation state we discussed that the oxidation state of the 15th group element vary from the -3 to +5 oxidation state. Nitrogen will not show +5 oxidation state because nitrogen does not have the vacant d orbital. और इसमें एक लास्ट चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा भूल गया था कि बिस्मथ जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा. -3 वाई? क्योंकि देखो बिस्मथ जो है वो सबसे नीचे है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बहुत कम होगी. इसीलिए बिस्मथ जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा. इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मैक्सिमम +3. +5 भी हो सकती है बट इट विल नॉट बी स्टेबल. So okay, it's all for today, and tomorrow we'll discuss other these factors or the properties of the p block elements. Okay, thank you.